आज आपको इस वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बच्चे, आज जो इंटीग्रेशन की हिंदी होती है उसे समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। अब समाकलन मैथ में कैसे किया जाएगा, इसकी शुरुआत क्या है, कैसे हम लोग, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। कहा जाता है, ऐसे आप जानते भी हैं, हम लोगों का देश विश्व गुरु रहा है। यहाँ एक से एक विद्वान आए, उसी में इसकी खोज तो काफ़ी पहले हुई, लेकिन जो श्रेय जाता है वह समाकलन की जो खोज की है। जैसे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, उसी का जब हम उल्टा कर देते हैं तो वह समाकलन हो जाता है। अर्थात जिसे हम लोग समाकलन के बारे में पहले सोचेंगे, कैसे क्यों इसकी आवश्यकता हुई, पहले ये सोचिए। देखिए, अगर मान लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चा यही कहेगा लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अर्थात वो कहेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट वो बच्चा कहेगा। अगर हम उससे पूछें कि सर्किल की एरिया क्या होगी, सर्किल की एरिया क्या होगी, तो वह कहेगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर उसकी त्रिज्या है। अर्थात सर्किल ये हो गया, उसका ये सेंटर हुआ, तो ये स्मॉल आर दूरी हो गई। तो उसको हम अगर एरिया की बात कहेंगे तो वह बताएगा कि पाई आर स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर हो, वर्ग हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। वर्ग एरिया कोई भी रहेगा तो उसकी जो यूनिट होती है वह स्क्वायर होती है। अब देखिए यहाँ से, तो वर्ग बनेगा, मान लीजिए ये वर्ग हो गया, इसकी हम लोग एरिया ज्ञात कर लेते हैं। सर्किल का ज्ञात कर लेंगे। रेक्टेंगल होगा, उस रेक्टेंगल की भी हम लोग एरिया ज्ञात कर लेंगे। लेकिन गणितज्ञ लोगों के सामने जो समस्या थी, क्या थी कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह से आ जाए, ऐसे आ जाए, इसकी एरिया ज्ञात करनी हो, या कहीं बनाया ऐसे, ऐसे बना दे, ऐसे कर्व बना दे, तो इसकी एरिया कैसे ज्ञात किया जाएगा। अर्थात इस समाकलन का प्रयोग कर्व का जो वक्र है, कर्व है, वक्र है, उनका एरिया ज्ञात करने के लिए किया गया। अब सोचिए, समाकलन का जो सिंबल होता है वह ऐसे बनाते हैं। एक तरह से बच्चा ये भी कहेगा कि सम का ये जो सिंबल होता है, जो यश होता है, उसी का यह एक रूप है। समाकलन का अर्थ जोड़ना ही होता है। क्यों जोड़ना होता है, सोचिए। मान लीजिए कि हमने एक सर्किल बनाया और इसको दो भागों में कट कर दिए, ऐसे बीच से, तो आधे भाग की जब एरिया निकालेंगे तो वह पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। इस आधे भाग की जब एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। इन दोनों को ऐड कर देना है, तो जब ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2
प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। 2 आपका एलसीएम हुआ। जब 2 आपका एलसीएम हुआ तो यहाँ से हो गया 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 ये कैंसिल है। इसका मतलब कि आपका पाई आर स्क्वायर आ गया बच्चे, जो कि इस पूरे सर्किल का एरिया होता है। और हम लोग यही जानते भी हैं, उसी को हमने ये खंडों में किया, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। वही काम यह समाकलन करता है कि ऐसी एरिया ज्ञात करने में करते हैं जिसको हम लोग इस साधारण सूत्रों के द्वारा हम उस कर्व का क्षेत्रफल न ज्ञात कर सके, उसके लिए यह बनाया गया। अब इसकी जो प्रक्रिया होती है, कैसे इसको आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए आप सपोज करिए हम एक कर्व बना करके आपको समझा रहे हैं। आप ये समझे होंगे कि इसकी क्यों आवश्यकता महसूस की गई, समाकलन की क्या आवश्यकता थी, गणितज्ञ लोगों ने ऐसा क्यों सोचा। अब सपोज करिए हमने ये बनाया, एक कर्व बना दिए, ऐसे कोई कर्व है और इसको हमने ऐसे मिला दिया। इसमें से एक छोटा सा एक आयत के आकार का अल्पांश भाग ले लिए, अल्पांश भाग लिए, और इसकी चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, dx मान लिया। इसकी ये जो लंबाई है इसको मान लीजिए हम fx मान लिए। तो यह आयत के रूप का हो गया। और जब आयत के रूप का हो गया तो इन दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया fx इंटू dx। अब आप सपोज करिए हमने एक छोटा सा भाग लिया और यह अनंत तक जितना हम चाहेंगे वैसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे इसको बढ़ाते जाएंगे आप। ऐसे अनेक स्मॉल खंडों का भाग आप इसको मान सकते हैं। तो जब मान सकते हैं तो ये इंटीग्रल उसके लिए कर दिए fx dx कर दिए। इस प्रकार हम उस एरिया का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने अगर सपोज करिए अगर लिमिट दे देता है इसको a से b तक अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ a से b तक कर देते। तो इस प्रकार का जो समाकलन हो जाता वह निश्चित समाकलन कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन हमने क्या किया, केवल इंटीग्रल fx dx लिखा और उसका सम कर दिए, प्रत्येक भागों को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिए। तो जब ऐड कर दिए तो ये पूरे भाग की हम एरिया को निकाल लिए। जब एरिया को निकाल लिए तो यही चीज आपका समाकलन है। अब समाकलन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला भी जानना पड़ता है। जब फार्मूला जानना पड़ता है तो आप दो तरह से समझ सकते हैं। सपोज करिए एक तरफ आपको अवकलन के बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप 12 में पढ़ने वाले हैं। दूसरा खंड में बना रहे हैं आपको समाकलन। अब यहाँ से समझने की आप कोशिश करिए बच्चे। जैसे अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो जब अवकलन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1। सपोज करिए हमने ऐसे कहा है आपसे कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1। तो इसका जब अवकलन करेंगे, अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। समाकलन को बताएं बच्चे आपको इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखो आप यहां से ध्यान देंगे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे, जो पावर में रहता है बच्चे वह पहले आ जाता है, तो n प्लस 1 पहले आ गया।
जितना पावर में रहेगा उसमें से एक कम कर देते हैं, -1 कर दिए, ये +1 और -1 कैंसिल हुआ, घट करके खत्म हो गया। तो ये आपका बच गया n+1 x⁴n। अब आप सोचिए, इसी का उल्टा इसमें लिखेंगे, मतलब अब यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको पहले लिखेंगे n+1 x⁴n इजिकल टू, ये लिख देंगे x⁴n+1, अर्थात अवकलन का उल्टा। यहां देख रहे हैं जो हमने अवकलन किया था इसी का उल्टा समाकलन हो रहा है। कैसे, आप यहां से देखिए, n+1 x⁴n यहां लिखे हैं, यहां x⁴n है, इसको हल करेंगे तो इंटीग्रल n+1 x⁴n है, जो अचर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो n+1 इसमें से बाहर हुआ, इंटीग्रल x⁴n dx हो गया। आज जब x⁴n dx हुआ तो आप फार्मूला ध्यान देंगे, पहला समाकलन का यही फार्मूला होता है कि इंटीग्रल अगर x⁴n dx है तो इसको x की जितना पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे और उतना ही आप डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है बच्चे, कि आप डिनोमिनेटर देख रहे हो कि n+1 है, डिनोमिनेटर 0 न हो, ये आप ध्यान देंगे बच्चे कि डिनोमिनेटर 0 न हो, इसलिए n+1 इजिकल टू 0 अगर होगा तो m इजिकल टू -1 हो जाएगा। और एक -1 ऐसा पॉइंट है कि यहां रख देंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसलिए इसमें शर्त है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये फार्मूला होता है बच्चे समाकलन का पहला। अब सोचिए, इसके आधार पर यहां रख रहे हैं तो n+1 इंटू x⁴n+1 अपान n+1। अब देखिए यहां से हमने इसको, ये कैंसिल हुआ तो बच गया आपका x⁴n+1। और देखिए आप यहां पर हमने x⁴n+1 का मान हमको यहां से मिल गया, अर्थात जो हमारा समाकलन आया था उसका हमने मान में जो किए, यहां से आप देख रहे हो कि जो हमारा अवकलन में मान आया उसी का समाकलन कर दिए तो पुनः हमको वह संख्या प्राप्त हो गई। जब समाकलन करते हैं तो उसमें +c लिख देते हैं। +c क्यों लिखते हैं इसको भी आप समझ सकते हो। +c लिखने का मतलब, जैसे मान लो हमने कहा, जिसको c का नाम क्या है, इसको कहते हैं समाकलन नियतांक, नियतांक कहते हैं, या अंग्रेजी में बच्चे इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं कि यह समाकलन नियतांक है। इसकी आवश्यकता क्यों है, यहां से आप देख सकते हो। जिससे मान लो हमने कहा है आपसे कि इंटीग्रल, हमने आपसे कहा कि इंटीग्रल x 2x पर समझिए ऐसे, मान लीजिए हमने कहा इंटीग्रल x² dx, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो इस जो फार्मूला बताए हैं तो x⁴ है तो ये हो जाएगा x⁴3/3 +c लिखा जाएगा, जो आपसे कह रहे थे। अब c को देखिए जो बताना चाह रहे हैं, अगर इंटीग्रल, हमने इंटीग्रल लिखा और x² dx समाकलन न करके अवकलन कर दे रहे हैं,
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो जो पावर में रहेगा बच्चे पहले आ जाएगा, और जब पहले आ गया इसमें से एक घात कम कर देंगे तो 2x हो गया। अब यहां से देखो इसका हम समाकलन कर दे रहे हैं, इंटीग्रल 2x dx। ध्यान देना बच्चे, जब 2x dx किए यहां पर तो 2x dx में देखो यहां से 2 बाहर हो गया, और जब 2 बाहर हो गया तो इंटीग्रल x dx हो गया, और जब x dx हो गया तो यह 2, इसको x के पावर 1 आप मान सकते हो, तो ये हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे भी लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। ध्यान देंगे बच्चे। अब मान लो हम इसी में d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दें, इसका हम अवकलन करें, तो जब अवकलन करेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो अलग अलग इसको तोड़ेंगे, तो ये d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 5 हो गया। अब देखिए आप बच्चे जानते हैं कि अगर d बाई डी एक्स कांस्टेंट मान है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो जब 0 होती है कांस्टेंट की तो ध्यान देंगे ये मान अचर है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब यहां से मिला आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मिला। अब 2x हमको मिल गया तो इसको लिखेंगे ऐसे ही, अब समाकलन लगाएंगे तो इंटीग्रल 2x dx बराबर हमको इतना मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना हमको मिलना चाहिए। लेकिन क्या इसको हल करके बच्चे हम इतना प्राप्त कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इसको हल करेंगे तो इतना ही हमको मिलेगा, और हमने कितना का किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किए थे। किसी को भी आप देख सकते हो बच्चे, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मान लो आप d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, इसका भी जब आप करोगे अवकलन तो इसका अलग अलग तोड़ोगे आप तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 10 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2x आया, 10 छूट गया यहाँ से, देख रहे हो आप। अब इसको जब लिखोगे समाकलन के रूप में तो इंटीग्रल ये पहले लिखोगे आप, तो 2x dx बराबर ये जो मान है इसको आप लिखोगे, तो जब इसको लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस 10 हो। लेकिन ये आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको लेकर के आप इतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो जब इतना प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसी को बैलेंसिंग करने के लिए बच्चे गणितज्ञ लोगों ने समाकलन में एक स्थिरांक को जोड़ा है, प्लस c को जोड़े हैं कि जब समाकलन करेंगे तो उसका एक स्थिरांक होगा। दूसरी चीज जो आपको ये बता रहे हैं, कहीं भी आप लिखेंगे तो ये आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिए बच्चे कि आप 0 लेवल से, जो बच्चा थोड़ा भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देगा, आसानी से समझ जाएगा। जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप आसानी के साथ, सपोज करो हमने आपके सामने लिखा d बाई डी एक्स साइन एक्स, यह केवल एक मान ऐसे लिख दिया गया। ऐसा नहीं है बच्चे कि अगर हम dx बाई डी एक्स कर रहे हैं तो ये कट करके 1 हो गया। यह केवल एक प्रदर्शित करने का तरीका है। अब देखो d बाई डी एक्स अगर साइन x है तो इसका अवकलन cos x होता है।
cos x होता है। अब समाकलन तुमको लिखना है तो देखो कैसे, इंटीग्रल लगाओ, इसको पहले लिखो तो cos x dx लिखो। आज जब cos x dx लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin x, यहां से sin x। अब देखो d बाई डी एक्स cos x है तो उसका अवकलन होता है माइनस sin x। अब सोचो, इसको अब लिखना चालू किए तो जब इसको लिखे तो इसी नियम पर बच्चे जो ये अवकलन आ रहा है ठीक उसका देख रहे हो, जो मान अवकलन करके हमारा आ रहा है उसी का समाकलन कर रहे हैं। और जब उसी का समाकलन कर रहे हैं तो हमको जो अवकलन कर रहे हैं वो संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। मतलब यह प्रति अवकलज है, यह प्रति इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो जा रहा है आपका। अब देखो यहां से तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल, इसको पहले आप लिखोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर, यहां से इसको लिखोगे cos x। लेकिन क्या करेंगे, इस माइनस को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस cos x हो जाएगा। और प्लस सी बच्चे तो हर जगह आएगा आपका, जानते ही हो, जहां लिखेंगे आप वहां प्लस सी लिख सकते हो, क्योंकि जब समाकलन करोगे तो उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लिखोगे, किसी का भी आप लिख सकते हो। d बाई डी एक्स टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे तमाम फार्मूलाज बनते हैं। और जब फार्मूला आप इसका समझ जाएंगे तो आप ये भी कहेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है, सर ये dx क्यों लिखा जा रहा है, बार बार यहाँ आप dx लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है। सपोज करो अगर मान लो इसी की बात आ गई कि हम लिख रहे हैं कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, क्यों इसको ऐसा ही लिखा जा रहा है। सोचो आप, ऐसा लिखने का रीजन देखो, साइन के लिए आप जानते होंगे 11 में आप पढ़े होंगे कि उसमें देखो आप कैसे बच्चे 11 में आप पढ़े होंगे कि अगर ग्राफ बनाएं तो जो साइन का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है। सोचिए आप, और जब साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा तो इसमें छोटा सा एक भाग आप मानोगे dx। तो साइन का चूंकि आप निकाल रहे हो इसलिए साइन x dx हो गया। वैसे ही cos का होगा, tan का होगा, तो dx लिखने का यही नियम है। आपको ये आधार बता रहे हैं बच्चे, फाउंडेशन बता रहे हैं कि पहले आप इसको समझिए कि ये है क्या, और जब ये समझ जाएंगे तो सवाल क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप आसानी से लगा दो। कभी कभी जैसे मान लीजिए आ जाता है आपको, कैसे देखो आप, इतना अगर आप समझ रहे हो तो देखो आप, जैसे मान लो हमने आपसे कहा इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू क्या होगी। स्टार है बच्चे, जो जीरो लेवल वाले बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल 1 dx हमने कह दिया, इसका समाकलन क्या होगा। तो बच्चा 1 को क्या, अगर ये x है तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल x के पावर 0 dx। चूंकि ये x है बच्चे तो इसको भी x से लिखना, और उसके पावर 0। और आप जानते हो कि a टू द पावर 0 बराबर 1, कोई भी संख्या है उसका पावर अगर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब 1 होती है तो इसका रूप हमने बदल दिया, और रूप बदल दिए 1 को हमने लिख दिया x टू द पावर 0 dx। अब सोचो बच्चे, पहला फार्मूला हमारा आ गया इंटीग्रेशन का, क्या
पहला फार्मूला है कि इंटीग्रल x टू द पावर n dx है, तो इसको लिखा जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट उसको लिखा जाएगा। जब इतना बच्चे आपका लिखा जाएगा तो देखो आप यहाँ x के पावर 0 है, तो इसको लिख देंगे x के पावर 0 प्लस 1। जितना ये पावर में रहता है उतना ही अपान में कर देते हैं, तो 0 प्लस 1 ये भी हो गया, तो ये हो गया x अपान 1 इज इक्वल टू x। इस प्रकार 1 dx का समाकलन x होगा। इंटीग्रल 1 dx है, इसका समाकलन x होगा। अगर इंटीग्रल 1 dy है तो इसका समाकलन y होगा। अगर इंटीग्रल 1 dz है तो इसका समाकलन z होगा। आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो। अर्थात जो हमने आपको बताया उसमें यही ध्यान देना था। दो चीजें आपको हमने बताने की कोशिश किए कि आखिरकार इस समाकलन की खोज क्यों की गई, क्यों समस्या ये आई। जैसे 11 में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि यह द्विपद प्रमेय है। कहा जाता है बच्चे कि यह द्विपद प्रमेय है, बाइनामियल थ्योरम है, बाइनामियल थ्योरम है। अब बाइनामियल थ्योरम क्यों खोज किया गया? हम लोगों को ये तो पता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका मान निकाल लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस बी पर 4 घात है, तो इसको 2 भागों में तोड़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए a प्लस बी पर 9 घात आ जाए, तब उसका मान कैसे निकालेंगे? या और भी मान लीजिए अधिक आ जाए, a प्लस बी के घात 25 आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये बाइनामियल थ्योरम बनाई गई, द्विपद प्रमेय बनाई गई। अब सोचिए, उसी तरह से ये समाकलन को बनाने का उद्देश्य क्या था? यही था कि जिस चीज की एरिया ऐसे दे दिया, एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा इसकी एरिया, इसके लिए समाकलन बनाया गया बच्चे। इसको अलग अलग खंडों में तोड़ करके हम आसानी से उसकी एरिया को आपस में जोड़ देते हैं। और जब जोड़ देंगे बच्चे तो आप समाकलन करके उसकी एरिया को निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें चाहे वह 14वीं शताब्दी हो, 17वीं शताब्दी हो, तभी से लेकर के इसके बारे में लोगों को जानकारी थी, जिसको आपको ये बताया गया। उसमें हमने आपको अभी प्रारंभिक तौर पर कुछ बातों को बनाए हैं, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर बनाए, आपको समझाए कि किस तरह से आप समाकलन करोगे। तो शेष जो बातें होंगी उसको और अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। जहाँ पर न समझ में आए कमेंट करेंगे तो उसको अगली वीडियो में आपका जो भी सस्पिशन होगा उसे दूर कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।